पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। नमस्कार, जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे उस विषय पर बात करूंगी जिस पर 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद सब लोग बात कर रहे हैं, यानी बिलों को मंजूरी देने के मामले में राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई समय सीमा के मुद्दे पर। 8 अप्रैल के बाद हर नागरिक के मन में ये सवाल कौंध रहा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय कर सकता है? अगर संविधान में राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए राज्य विधानमंडल से पास विधेयकों पर मंजूरी देने के बारे में कोई समय सीमा तय नहीं है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश के जरिए राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए मंजूरी की समय सीमा तय कर सकता है? और ये भी सवाल लोगों के मन में कौंध रहा था कि क्या राज्यपाल की सहमति के बगैर न्यायिक आदेश से कानून की शक्ल ले सकता है कोई विधेयक और कानून की तरह लागू हो सकता है? ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल के फैसले में इन्हीं कानूनी मुद्दों पर व्यवस्था दी गई थी और साफ कर दिया गया था कि राज्य विधानमंडल से पास विधेयक पर राज्यपाल और राष्ट्रपति को 3 महीने में मंजूरी देनी होगी या निर्णय लेना होगा। राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास कोई पॉकेट वीटो नहीं है कि वो अनिश्चित काल के लिए बिलों को दबाकर बैठे रहें। इन सारे संवैधानिक सवालों पर राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजा है और उससे राय मांगी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट को भेजे हैं जिन पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी है। सवाल संविधान की व्याख्या से जुड़े महत्वपूर्ण हैं। जो सवाल राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को भेजे हैं उन पर अगर सुप्रीम कोर्ट राय देता है तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल 2025 को दिए फैसले का विश्लेषण हो जाएगा। तय प्रक्रिया के मुताबिक राष्ट्रपति की ओर से भेजे गए रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ सुनवाई करती है। यानी अगर राष्ट्रपति की ओर से भेजे गए सवालों पर 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक राय आती है तो निश्चित ही 2 न्यायाधीशों का इस मुद्दे पर दिया गया फैसला प्रभावित होगा। हालांकि इसमें थोड़ा सा अंतर जरूर है। राष्ट्रपति के रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट राय देता है, वो राय राष्ट्रपति या सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती, जबकि सुप्रीम कोर्ट का किसी भी मामले में दिया गया फैसला उस मुद्दे पर कानूनी व्यवस्था तय करता है और वह फैसला कार्यपालिका सहित सभी पर बाध्यकारी होता है। चाहे वो फैसला 2 जजों की पीठ ने दिया हो या 3 जजों की पीठ ने दिया हो या 5 जज या उससे ज्यादा न्यायाधीशों की संख्या वाली पीठ ने फैसला दिया हो, लेकिन उस फैसले की अहमियत बराबर होती है और वो सब पर बाध्यकारी होता है। वो देश का कानून बन जाता है। यही अभी तक तय संवैधानिक और कानूनी व्यवस्था है। तो ये जो आज जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका मोटा मोटा खाका ये था। अब हम आपके साथ इस पर चर्चा करेंगे, विस्तार से जानते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा है और कौन से 14 संवैधानिक सवालों पर कोर्ट से राय मांगी है। राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये रेफरेंस भेजा है और सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी है। राष्ट्रपति की ओर से सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए रेफरेंस में लगभग सभी सवाल संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 से संबंधित है। इक्का दुक्का सवालों को छोड़ दिया जाए तो जो राज्य, ये दोनों जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201, ये राज्य विधानमंडल से पास विधेयकों पर राज्यपाल और राष्ट्रपति की मंजूरी के बारे में है। जिन 14 संवैधानिक सवालों पर राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी है उन पर भी एक बार निगाह डालते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं कि जो सवाल राष्ट्रपति ने भेजे हैं सुप्रीम कोर्ट को और जिस पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी है उनकी क्या अहमियत है, उनके क्या मायने हैं।
और सुप्रीम कोर्ट अगर उन पर राय देगा तो उसका क्या मतलब होगा, ये भी देखेंगे हम लोग आज चर्चा में। तो जो सवाल है, पहला सवाल जो राष्ट्रपति ने भेजा है सुप्रीम कोर्ट को राय के लिए, जो पहला सवाल है भेजे गए रेफरेंस में, वो ये है कि जब राज्यपाल के सामने अनुच्छेद 200 के तहत कोई विधेयक मंजूरी के लिए पेश किया जाता है तो उनके पास क्या क्या संवैधानिक विकल्प होते हैं। यानी इस सवाल में बिल्कुल स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ये बता दे कि अगर राज्यपाल के पास कोई विधेयक मंजूरी के लिए आता है तो संविधान में उस विधेयक पर राज्यपाल किस तरह से कार्रवाई कर सकते हैं, राज्यपाल के पास क्या क्या विकल्प हैं उस विधेयक को मंजूर करने में या उस पर अपनी सहमति ना देने के संबंध में। तो यहाँ पर तो सारी प्रक्रिया ही पूछ ली गई है कि क्या प्रक्रिया है। पहले सवाल में राष्ट्रपति ने ये पूछा है। दूसरा सवाल है कि क्या राज्यपाल मंजूरी के लिए पेश किए गए विधेयकों में संविधान के तहत उपलब्ध सभी विकल्पों का प्रयोग करते समय मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह और सहायता से बंधे हैं। ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें राष्ट्रपति ने ये जानना चाहा है सुप्रीम कोर्ट से कि जो अनुच्छेद 200 है, जिसमें कोई बिल जब राज्यपाल के सामने पेश किया जाता है तो उस बिल पर राज्यपाल को कुछ विकल्प उपलब्ध हैं, संवैधानिक अधिकार है, जैसे वो उस बिल को मंजूर कर सकते हैं या उस बिल को दोबारा विचार के लिए विधानमंडल को वापस भेज सकते हैं या फिर उस विधेयक को वो रख लेते हैं आगे और उस पर राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेज देते। ऐसे ये 3 विकल्प संवैधानिक हैं, संविधान में दिए गए हैं जो राज्यपाल के पास हैं। तो यहाँ पर ये सवाल पूछा गया है, जो राष्ट्रपति ने रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी है, वो ये कि जब इन विकल्पों पर अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल कार्रवाई करेंगे तो क्या उस पूरी प्रक्रिया, जो भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी और पूरी कार्रवाई में वो मंत्रिपरिषद की सलाह मशवरे से बंधे हुए हैं, यानी राज्यपाल पर मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी है। ये बात जो है वो पिछले 8 अप्रैल का जब फैसला आया है उसमें चर्चा की है सुप्रीम कोर्ट ने, और इसीलिए अब राष्ट्रपति ने इस पर राय मांग ली है, क्योंकि उस फैसले में कहा गया है कि विधेयकों पर मंजूरी के संबंध में राज्यपाल जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करते हैं और मंत्रिपरिषद की सलाह उन पर बाध्यकारी होगी। तो ये सवाल भी उन्होंने, राष्ट्रपति ने जो है अपने रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट को भेजा है और इस पर राय मांगी है कि यहाँ पर स्थिति स्पष्ट कर दी जाए कि क्या उनके पास विवेकाधिकार है या वो राय से बंधे हुए हैं। तो अब तीसरा सवाल जानते हैं। तीसरा सवाल जो राष्ट्रपति ने भेजा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का और जिस पर राय मांगी है सुप्रीम कोर्ट से, वो है कि क्या राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 200 के तहत संवैधानिक विवेकाधिकार का प्रयोग करना न्यायोचित है। अब ये देखिए, इससे पहले वाले सवाल में उन्होंने पूछा है कि क्या मंत्रिपरिषद की सलाह उन पर बाध्यकारी है, वो बंधे है, यानी अनुच्छेद 200 के तहत वो किसी भी बिल पर राज्यपाल कोई कार्रवाई करते हैं, कोई भी निर्णय लेते हैं, कोई भी प्रक्रिया अपनाते हैं तो उसमें उनके ऊपर मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी होगी। मंत्रिपरिषद जो राय देंगे वो उसके अनुसार उनको चलना होगा। और उसके बाद अगला ही सवाल जो राष्ट्रपति ने भेजा है रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी है, वो ये है कि क्या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल संवैधानिक विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं और ऐसा न्यायोचित होगा, यानी उनको ये अधिकार है कि वो अपने विवेक से निर्णय लें। पहले में पूछ लिया मंत्रिपरिषद से सलाह बाध्यकारी है और दूसरे में पूछ लिया क्या वो अपने विवेक से निर्णय ले सकते हैं, विवेकाधिकार का प्रयोग करना उनके लिए न्यायोचित होगा, ये पूछा है। चौथा सवाल जो राष्ट्रपति ने भेजा है सुप्रीम कोर्ट को और जिस पर राय मांगी है वो ये है कि क्या संविधान का अनुच्छेद 361 राज्यपालों द्वारा अनुच्छेद 200 के तहत किए गए कार्यों के संबंध में न्यायिक समीक्षा का पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। राष्ट्रपति की ओर से पूछा गया ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 361 कहता है कि राज्यपाल व राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किसी भी अदालत में जवाबदेह नहीं है। अगर इसे बारीकी से देखा जाए तो ये सवाल ये भी बता रहा है कि बिलों की मंजूरी का काम राज्यपाल व राष्ट्रपति के संवैधानिक कर्तव्यों के तहत आता है
और जब वह इस संवैधानिक प्राविधान के मुताबिक किसी भी अदालत में जवाबदेह नहीं है तो फिर उन्हें किसी निश्चित समय सीमा में निर्णय लेने के लिए कैसे कहा जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति की ओर से जो रेफरेंस में पूछा गया ये चौथे नंबर का सवाल है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। पांचवा सवाल है कि जब राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 200 की शक्तियों के इस्तेमाल के बारे में संविधान में कोई समय सीमा और तरीके निर्धारित नहीं हैं तो क्या न्यायिक आदेश के जरिए समय सीमा और तरीके तय किए जा सकते हैं। ये सवाल भी बहुत अहम है क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट से जानना चाहती हैं कि क्या जो बात संविधान में नहीं लिखी है उसे न्यायिक आदेश के जरिए लागू किया जा सकता है, यानी क्या न्यायिक आदेश उसे लिख सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में जो भी राय देगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगी और आगे के लिए दिशा और दशा तय करने वाली होगी, क्योंकि जो 8 अप्रैल का जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का उसमें एक प्रक्रिया बताई गई है कि अगर कोई बिल पेश किया जाता है राज्यपाल के समक्ष तो राज्यपाल को उस पर कैसे कार्रवाई करनी चाहिए, या राष्ट्रपति के समक्ष आता है तो राष्ट्रपति उस पर निर्णय लेंगी, या उनको कोई क्वेरी है कोई जिज्ञासा है तो वो राज्य को भेजेंगी और सवाल में। तो एक प्रक्रिया की बात की गई और उसके साथ ही समय सीमा भी तय कर दी गई है कि अधिकतम 3 महीने की। तो ये सवाल सीधे उसी चीज से जुड़ा हुआ है कि क्या ऐसा किया जा सकता है जब संविधान में नहीं लिखी है कोई समय सीमा, कोई प्रक्रिया नहीं तय की गई है, तो क्या न्यायिक आदेश से समय सीमा तय की जा सकती है। तो ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इसका जो जवाब आएगा वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। छठा सवाल जो राष्ट्रपति ने पूछा है सुप्रीम कोर्ट को भेजा है वो ये है कि क्या राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 201 के तहत संवैधानिक विवेकाधिकार का प्रयोग करना न्यायोचित है। इस सवाल में राष्ट्रपति अपने संवैधानिक विवेकाधिकार पर स्थिति स्पष्ट कराना चाहती हैं। यानी पहले वाला जो विवेकाधिकार की बात पूछी गई थी वो राज्यपाल का था, वो अनुच्छेद 200 के बारे में था, और ये सवाल अनुच्छेद 201 के बारे में है। ये राष्ट्रपति की शक्तियों और विवेकाधिकार से संबंधित है और राष्ट्रपति मुर्मू जो हैं वो इसमें अपने अधिकार के बारे में स्थिति स्पष्ट कराना चाहती हैं। ये सवाल उसी से संबंधित है। सातवां सवाल जो रेफरेंस में पूछा गया है वो ये है कि जब संविधान में राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 201 में कार्य करने के लिए प्रक्रिया और समय सीमा तय नहीं है तो क्या न्यायिक आदेश के जरिए शक्तियों के इस्तेमाल के तरीके और समय सीमा तय की जा सकती है। ये सवाल ठीक ऊपर वाले सवाल की तरह है। जो सवाल राज्यपालों के लिए पूछा गया है उनकी स्थिति के लिए अनुच्छेद 200 के तहत जो राज्यपाल प्रक्रिया अपनाते हैं, जो करेंगे, उनको जो शक्तियां मिली हुई हैं किसी बिल पर निर्णय लेने की, वैसी ही शक्तियां अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति के लिए हैं। तो ऊपर वाला सवाल राज्यपालों के लिए था और ये वाला सवाल जो है वो राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों के बारे में सुप्रीम कोर्ट से पूछा है और सुप्रीम कोर्ट से इस पर राय मांगी है। आठवां सवाल जो राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को भेजा है रेफरेंस में वो है कि जब राज्यपाल ने विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए सुरक्षित रख लिया हो या कोई और निर्णय लिया हो अन्यथा, तो क्या राष्ट्रपति की शक्तियों को नियंत्रित करने वाली योजना जो संविधान में दी गई है उसको देखते हुए राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 143 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेनी चाहिए। इस सवाल में बहुत कुछ छुपा है। ये बहुत गहरा सवाल है जो राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को राय के लिए भेजा है। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल के फैसले में कहा था कि बिलों की संवैधानिकता के बारे में अगर राष्ट्रपति को कोई सवाल महसूस हो रहा है, उनको लगता है कि इनकी संवैधानिकता से जुड़ा कोई मुद्दा इस बिल पर इन्वॉल्व है, शामिल है, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजकर उस पर सुप्रीम कोर्ट की राय लेनी चाहिए। यानी अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजे और सुप्रीम कोर्ट उस पर राय दे। इसीलिए राष्ट्रपति ने जो रेफरेंस भेजा है अब उसमें ये सवाल पूछा है और कोर्ट से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है कि अगर राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए सुरक्षित रखते हैं तो क्या राष्ट्रपति को उस बारे में सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस भेजकर सलाह लेनी चाहिए। यानी अब सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल साफ बता दे कि क्या ऐसी स्थिति में उसको रेफरेंस भेजना चाहिए, जरूरी है। तो ये सवाल भी भविष्य के लिए दिशा दशा तय करने वाला है और बहुत महत्वपूर्ण है।
नवा सवाल जो है वो है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति के निर्णय कानून के लागू होने के पहले के चरण में न्यायोचित हैं? इस सवाल में देखा जाए तो राष्ट्रपति ने किसी विधेयक के कानून बनने के पहले के चरण में लिए गए निर्णयों पर स्थिति की स्पष्टता चाहिए। यानी उसके अभी जब कानून बना ही नहीं है, वो विधेयक है, तो उसके पहले जो निर्णय राज्यपाल और राष्ट्रपति लेते हैं उस इस स्थिति पर स्पष्टता सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने जाननी चाहिए और राय मांगी है। 10वां सवाल राष्ट्रपति का है जो सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस में भेजा गया है राय के लिए, वो है कि क्या किसी विधेयक के कानून बनने से पहले उसकी विषय वस्तु पर न्यायिक निर्णय लेने की अनुमति न्यायालयों को है? क्या संवैधानिक शक्तियों के प्रयोग में राष्ट्रपति और राज्यपाल के आदेशों को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत किसी तरह सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है? ये सवाल भी बहुत अहम है, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति ने पूछा है कि जब कोई विधेयक कानून बना ही नहीं है, यानी उसके कानून बनने से पहले की स्थिति में कोर्ट को उस विधेयक की विषय वस्तु पर न्यायिक निर्णय लेने की कितनी शक्ति है, ये सवाल सीधा सीधा राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है और इस पर जो है उसकी कानूनी राय, संवैधानिक राय जाननी चाहिए। इस सवाल का एक दूसरा पार्ट भी है कि जो उसने दूसरी बात पूछी है कि जो अनुच्छेद 142 में सुप्रीम कोर्ट के पास विशेष शक्तियां हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी विशेष शक्तियों से उस जो निर्णय है वो अपना निर्णय सब्स्टिट्यूट कर सकता है उस जगह पर? तो अभी हम आपको ये बता दें, ऐसे बहुत से मामले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई बार उन याचिकाओं पर सुनवाई से मना कर दिया जिनमें किसी विधेयकों की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी, क्योंकि वो उन विधेयकों पर राज्यपाल या राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं हुई थी और वो कानून की स्थिति नहीं ले पाए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं को प्रीमेच्योर कह करके सुनवाई से मना कर दिया था। तो ये जो चीज है, यहाँ पर राष्ट्रपति यही कहना चाह रही हैं कि जो प्रीमेच्योर वाला मुद्दा है उसी को इस सवाल में उठाया गया है और सुप्रीम कोर्ट से स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है। 11वां सवाल जो राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को भेजा है और पूछा है वो ये है कि क्या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की सहमति के बिना लागू कानून माना जाएगा या लागू कानून हो जाएगा? ये राष्ट्रपति द्वारा पूछा गया जो 11वां सवाल है वो अगर कहा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल के फैसले में कह दिया था कि विधेयकों को राज्यपाल से मंजूरी नहीं मिली है, जिन भी विधेयकों को, वे विधेयक उस दिन से मंजूर माने जाएंगे जिस दिन उन्हें मंजूरी के लिए राज्यपाल के सामने पेश किया गया था। अब यहाँ सवाल उठता है कि जब संविधान कहता है कि राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद ही कोई विधेयक कानून माना जाएगा, तो ऐसे में राज्यपाल की मंजूरी के बगैर न्यायिक आदेश से कोई विधेयक कानून बन सकता है क्या? और वो कैसे कानून की तरह लागू हो सकता है? ये संवैधानिक सवाल है और इसी पर सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी गई है और सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि वो अब स्थिति स्पष्ट करे कि जब तक राज्यपाल ने किसी विधेयक को मंजूरी नहीं दी है और राज्यपाल की मंजूरी के विधेयक के बगैर कोई विधेयक कानून कैसे हो जाएगा। तो इस पर जो भी सुप्रीम कोर्ट की राय आएगी वो राय सीधे के सीधे 8 अप्रैल के जजमेंट को प्रभावित करेगी, उस पर असर डालेगी। 12वां सवाल जो भेजा है राष्ट्रपति ने, जो पूछा है सुप्रीम कोर्ट से, वो है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 145(3) के प्राविधान को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की किसी भी पीठ के लिए यह जरूरी नहीं है कि वो पहले ये तय करे कि उसके समक्ष विचाराधीन मुद्दे में संविधान की व्याख्या का महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है क्या, और क्या उस प्रश्न को, उस मुद्दे को विचार के लिए कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ को नहीं भेजा जाना चाहिए। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 145(3) का मुद्दा उठाता है। संविधान का 145(3) जो है वो ये कहता है कि संवैधानिक व्याख्या से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल पर
संविधान और कानून के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट की कम से कम 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी। तो यहाँ पर राष्ट्रपति ने यही पूछ लिया है, मतलब राष्ट्रपति का ये मानना है, ये पूछना है, और अगर इसको 8 अप्रैल के जजमेंट के संदर्भ में देखा जाए तो सीधा सीधा ये पूछना है कि जिस जजमेंट को 2 न्यायाधीशों की पीठ ने दिया है और उन्होंने संविधान के बहुत सारे प्रावधानों की व्याख्या कर दी है और राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए समय सीमा तय कर दी है बिलों को मंजूरी के बारे में, तो ये संविधान से जुड़े हुए अहम सवाल थे जिसमें कुछ चीजें नहीं लिखी हैं संविधान की और उनकी भी सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की है। तो इतने अहम सवालों पर, इतने अहम मुद्दों पर क्या कम से कम 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को सुनवाई नहीं करनी चाहिए थी? तो इस तरह से ये सवाल भी बहुत अहम है। 13वां सवाल जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट से पूछा है राष्ट्रपति ने कि क्या सुप्रीम कोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 142 में प्राप्त शक्तियां प्रक्रियात्मक कानून के मामलों तक सीमित हैं या 142 की शक्तियां संविधान और कानून के जो मौजूदा प्राविधान हैं उनसे असंगत या विपरीत आदेश पारित करने तक विस्तारित हैं। यानी राष्ट्रपति की ओर से पूछा गया यह सवाल सीधा सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों से संबंधित है। इसमें राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से स्पष्ट राय मांगी है कि सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 142 के तहत जो संविधान में सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने के लिए विशेष शक्तियां मिली हुई हैं वो सिर्फ प्रक्रियात्मक यानी प्रोसीजरल कानूनों तक सीमित हैं या सुप्रीम कोर्ट उन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जो संवैधानिक प्रावधान है या जो कानून है और उससे कुछ असंगत चीजें हैं उसके बारे में भी आदेश दे सकता है और ये 142 की शक्तियां जो हैं वो उस तक विस्तारित हो जाती हैं। इस पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी है और पूछा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट इस पर जो भी जवाब देगा इस सवाल पर तो उससे सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां जो हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी कि 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या सीमा रेखा है, वो कहां तक अनुच्छेद 142 की विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करके फैसला दे सकता है और किसके किसके बारे में दे सकता है, और क्या 142 अनुच्छेद 142 की शक्तियां हैं उनके तहत वो उन मुद्दों पर भी फैसला दे सकता है जिनके बारे में संविधान में थोड़ी सी अलग व्यवस्था है या संविधान में उसके बारे में लिखा नहीं है, कहा नहीं गया है और वो उसकी जगह व्यवस्था दे। तो ये सारी चीजें इस सवाल में निहित हैं और इसका जो जवाब आएगा उससे वो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। और जो आखिरी सवाल है, 14वां सवाल जो पूछा है राष्ट्रपति ने, वो ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विवादों को हल करने के लिए अनुच्छेद 131 के तहत मुकदमे जिसे ओरिजिनल सूट कहा जाता है उन मुकदमों के अलावा किसी अन्य अधिकार क्षेत्र में विचार नहीं कर सकता। यानी क्या सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्य के बीच के विवादों को सिर्फ 131 के तहत दाखिल मुकदमे में ही सुनवाई का अधिकार है? राष्ट्रपति द्वारा पूछा गया ये सवाल भी सुप्रीम कोर्ट की सीमा तय करता है। यानी सुप्रीम कोर्ट राज्य और केंद्र के बीच जो विवाद चलते हैं उसमें किस हद तक सुनवाई कर सकता है वो इस सवाल में निहित है और जिस पर सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी गई है। देखा जाए तो संविधान का अनुच्छेद 131 कहता है कि जब भी राज्य और केंद्र या दो राज्यों के बीच जब कोई विवाद होगा तो उसमें ओरिजिनल सूट फाइल किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उसी पे सुनवाई करेगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऐसे विवादों पर सुनवाई नहीं करता है। तो ये सवाल उसी सबसे निहित है। तो जो तय व्यवस्था है, जो ये 14 सवाल राय के लिए भेजे गए हैं, रेफरेंस में राष्ट्रपति ने भेजे हैं और सुप्रीम कोर्ट से जिन पर राय मांगी है, उनमें जो तय व्यवस्था है कानून की उसके हिसाब से 5 जजों की बेंच जो है कम से कम वो राष्ट्रपति की तरफ से भेजे गए रेफरेंस पर सुनवाई करती है और जो राष्ट्रपति रेफरेंस भेजते हैं उस पर अपने राय देती है। और सुप्रीम कोर्ट की जो राय आती है वो राय हम आपको बता दें कि वो केंद्र सरकार या राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है।
हालांकि जो भी राय है इसमें एक चीज़ और बहुत बड़ी है जो हम बताना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक ही अधिकार है कि जब रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति की ओर से भेजा जाता है और जिन सवालों पर राय मांगी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट उन सवालों में या तो वो सभी पर राय देने से मना कर सकता है या उनमें से कुछ पर राय देने से इनकार भी कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट शुरू में ऐसा कई बार पहले कर चुका है। अगर आपको याद होगा बाबरी मस्जिद के मामले में तत्कालीन राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजा था और सुप्रीम कोर्ट से पूछा था कि वहाँ पर मंदिर है कि मस्जिद है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका जवाब नहीं दिया था और उसको गैर ज़रूरी बताते हुए जवाब देने से इनकार कर दिया था। तो ये जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट हर सवाल का जवाब दे, सुप्रीम कोर्ट मना भी कर सकता है। तो संवैधानिक स्थिति एकदम साफ है। ये जो सभी सवाल हैं जो आम नागरिकों के मन में 8 अप्रैल से कौंध रहे थे, 8 अप्रैल को तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा विधेयकों को लंबे समय तक रोके रखने के मामले में न्यायमूर्ति जेबी पार्डीवाला और आर महादेवन की पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था और उस फैसले में उन्होंने कहा था कि किसी भी बिल पर मंजूरी के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय कर दी थी और ये 3 महीने की समय सीमा तय की थी। इसके अलावा बहुत सारी बातें जो थी वो उस जजमेंट में कही गई हैं जो किसी तरह घुमा फिरा करके इस रेफरेंस में शामिल है। हालांकि रेफरेंस में कहीं पर भी उस जजमेंट का जिक्र नहीं है जो 8 अप्रैल का है, उस जजमेंट का इस रेफरेंस में कहीं जिक्र नहीं है, क्योंकि ये भी एक तय व्यवस्था है कि किसी जजमेंट के बारे में कोई राय नहीं मांगी जाती है। जो राय मांगी जाती है रेफरेंस भेज करके वो किसी संभावित कानूनी मुद्दे पर मांगी जाती है, संवैधानिक मुद्दे पर मांगी जाती है जिसमें राष्ट्रपति को लगे कि ये संवैधानिक प्रश्न जो है वो खड़ा हो गया है या खड़ा होने वाला है। तो ये रेफरेंस भेजा गया है और इस पर जो है राय मांगी गई है 14 सवालों पर। अब आगे देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या करता है, राय देता है सभी सवालों के कि नहीं देता है या उस जजमेंट का कोई रेफरेंस लेता है। ये सारी बातें भविष्य की हैं जो कि जब इस रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट टेकअप करेगा तब पता चलेंगी। तो आज बस इतना ही। अब फिर इस मामले में कुछ भी होगा तो मैं उससे आप लोगों को जरूर अवगत कराऊंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।